वेलकम बैक टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो केम छो मज़ा में। तो आज ही हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर हम 1 कर चुके हैं। एक्चुअली ये या तो आज 5 जनवरी को ही आपका अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, या फिर अगर ये आज अपलोड नहीं हो पाया तो ये कल अपलोड होगा, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी जा चुकी है। ठीक है, अगर कनेक्टिविटी आ गई तो ये आज ही अपलोड हो जाएगा और इसको आप आज ही देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री से। आज हमारा जो रहने वाला है वो बेसिक केमिकल बॉन्डिंग रहने वाली है कि जानेंगे हम कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, डिफरेंट जितने भी हमारे प्रोटीन, विटामिन्स, आपका कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है। बट उससे पहले हम देखेंगे कि बेसिक क्या है। हम देखेंगे एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो मैटर इज एनीथिंग, मैटर कुछ भी हो सकता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो। मैटर क्या होता है, मैटर स्थान घेरता है, जैसे कि आप बचपन से पढ़ते हो यार हो। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस, यानी कि मैटर एक मास होता है जो कि आपका स्थान घेरता है। ठीक है, जो मैटर होता है वो 4 स्टेट में पाया जाता है। आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, प्लाज्मा हो सकती है। अगर हम इसमें एनर्जी बढ़ाते जाएं तो इस नॉर्मल स्टेट में देखें तो सॉलिड में मिलेगा, और अगर हम उसको थोड़ा हीट कर दें तो फिर वो लिक्विड में चला जाएगा। अगर हम इसको फिर हीट कर दें तो वो गैस में चला जाएगा, और अगर हम उसको फिर एनर्जी दे दें, फिर हीट कर दें तो वो प्लाज्मा में चला जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैटर आपका कुछ भी हो सकता है। आपका बनाना हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, एटम्स, बुक्स, मैं, आप, ये आपका मोबाइल, आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आप लैपटॉप पर देख रहे हो वो। एनीथिंग जो आपका स्थान घेरता है और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, तो वो आपका मैटर कहलाता है। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो याद रखना जो आपके टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो 120 या फिर आपके 121 हो सकते हैं। जो मोस्टली जो अभी तक है वो 120 है, बट एक और सब्सटेंस आपका लेबोरेटरी में न्यूक्लियर फिजन के द्वारा बनाया जा चुका है, बट अभी तक 120 ही है। इस बात को आप याद रखना। इसमें भी आपका आता है कि जो नेचर में एलिमेंट पाए जाते हैं वे कितने होते हैं, जो नेचुरल एलिमेंट है वे कितने हैं, तो याद रखना भी आपके 83 हैं। बाकी की 83 से ऊपर जितने भी आपके एलिमेंट है वे लेबोरेटरी में न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, एलिमेंट होता है क्या बेसिकली, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम ऑल विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्योर गोल्ड इज ए फेमस एग्जाम्पल। यानी कि एलिमेंट्स आपका क्या होता है कि आपका कोई सा भी एक एटम होता है। ठीक है, एटम की रिपीटेड यूनिट हो सकती है एलिमेंट में, बट आपका प्योर फॉर्म में रहता है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन, बोरॉन, कार्बन, ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके एक एलिमेंट। इसमें एटम की रिपीटेड यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। इसके बाद क्या है कि आपका जो प्योर एलिमेंट है, जैसे कि आप प्योर गोल्ड देखते हो तो वो एक प्योर एलिमेंट है आपका। ठीक है, ये आपकी बेसिकली पीरियोडिक टेबल है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। हम इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आज हमारा बेसिक लेक्चर है, तो डोंट वरी। ठीक है, आज भी आपको बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर आपने मेरा इससे पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया कि आपको 25 जो है वो 25 एलिमेंट ह्यूमन बॉडी यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, 25 to 26 एलिमेंट हो सकते हैं। आपको इसकी कंपोजिशन याद रखनी है कि जो आप ये याद रखना, ये जो आपकी कंपोजिशन है वो फ्रेश बॉडी वेट की है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका 65%, कार्बन आपका 18.5%, हाइड्रोजन आपका 9.5% एंड सोडियम आपका 3.2%, कैल्शियम 1.5 एंड फॉस्फोरस आपका 1%। तो आपको ये 6 एलिमेंट तक याद रखना है। इसको आपको याद रखना है। आप न्यूमोनिक्स बना सकते हो। ठीक है, अपने द्वारा कोई भी फनी न्यूमोनिक्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है, इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा सकती है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछी जा सकती है आपसे CSIR नेट में या फिर किसी भी अदर एग्जाम में। तो आप इसको इस बात को याद रखना है। याद रखना जो एलिमेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो एलिमेंट, एक होते हैं मैक्रो एलिमेंट। जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं वे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनकी, जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं वे अधिक शरीर में हमारे पाए जाते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ ट्रेस एलिमेंट होते हैं आपके, जैसे कि आपका बोरॉन, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये आपके इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना। ये कल वाला ही डायग्राम है कि द ह्यूमन बॉडी, आपका जो वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में वो 62% होता है,
16% आपकी प्रोटीन होती है, देन 16% ही आपका फैट होता है, 6% आपका मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में क्या आ सकते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयनिक कैल्शियम, ठीक है, ये आ सकते हैं आप। तो आप इसका भी आप एक बार चार्ट बना लेना कि सबसे ज़्यादा आपका वाटर, फिर प्रोटीन, देन फैट, देन आपका मिनरल्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको भी आप एक बात याद रखना, जब आप कभी भी ये लेक्चर देखो मतलब जब अभी आप मेरे लेक्चर देखो तो एक डायरी लेकर के बैठना, ठीक है। उस डायरी में मैं आपको जो बता रहा हूँ अपनी हैंड राइटिंग में भी नोट्स लिखना, और इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आप अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उससे आपको याद रहेगा और वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इसके बाद याद रखना ऑक्सीजन, ये आपका फ्रेश बॉडी वेट का चार्ट है। तो जैसा सबसे पहले आपका ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है, इसका एक बार डायग्राम बना लेना है। इसके साथ इसके अलावा भी इसमें से कोबाल्ट होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है। तो ये आपके मैग्नीशियम वगैरह आपके आते हैं, तो आप इस बात को याद रखना, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। याद रखना जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट हमारे शरीर को चाहिए होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। 6 मेन कंपोनेंट होते हैं जो कि आपका चॉन्स इसका निमोनिक्स, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। अब आपको एक बात याद दिख रहा होगा, जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको ये ऊपर ही चमक जाएंगे, ठीक है। यानी कि पहला पीरियड ये इधर का जो आता है ये पीरियड्स होते हैं आपके, ये आपके ग्रुप होते हैं, यानी कि 3 पीरियड में ही आपका जो है ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये 6 एलिमेंट ही हमारी बॉडी को नीडेड क्यों होते हैं, ठीक है, ये क्यों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद रखना कि एक तो इनका जो मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर मास होता है, वो छोटा होता है, और मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें बॉन्डिंग अच्छे से हो सकती है आपके, ठीक है। जब बॉन्डिंग अच्छे से होगी तो आपके मजबूती आएगी, ठीक है। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये स्टेबल एलिमेंट है। तीसरी बात यह है कि इनमें जो होता है वो बॉन्डिंग 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 तक इनमें बॉन्डिंग जा सकती है, ठीक है। तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको केमिकल बॉन्डिंग जब हम आगे देखेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ये 6 एलिमेंट, ठीक है। तो आप इनको याद रखना कि 3 पीरियड में पाए जाते हैं, ठीक है, 1, 2, 3। पहला पीरियड में, ये क्वेश्चन एक्चुअली CSIR में एज इट आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। याद रखना CSIR से रिलेटेड आपको पिछले जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं सबको, चाहे उसका छोटा सा ही भाग पढ़ाऊँ, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म, मतलब कि थ्योरी के फॉर्म में वे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा यहीं पर ही, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए। मैं जो किताब रेफ़र कर रहा हूँ, जो मैं बुक रेफ़र कर रहा हूँ, वो स्टैंडर्ड बुक है आपकी वोएट एंड लेनिंजर की, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो आप याद रखना कि 6 एलिमेंट ही आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। मैंने बता दिया है क्यों, क्योंकि एक तो स्टेबल फॉर्म में होते हैं, दूसरा इनका जो इनका साइज होता है वो छोटा होता है। जो साइज छोटा होएगा तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम आपका उसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो बॉन्डिंग अच्छे से कर पाएंगे ये, इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये टेबल है ये ड्राई वेट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो हमने पिछली वाली पढ़ी वो याद रखना, वो पढ़ी हमने फ्रेश बॉडी वेट की, ये है ड्राई वेट की। ड्राई वेट में भी पूछा जाता है आपका, इसका भी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है। आपको केवल 6 एलिमेंट तक जाना है, जैसे कि सबसे ज़्यादा आपका जो ड्राई वेट होता है उसमें आपका कार्बन पाया जाता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, कैल्शियम, देन फास्फोरस, ठीक है। तो आपको यहाँ तक जाना है। बस आपको याद रखना, एक तो आपको याद रखना है कि फ्रेश बॉडी वेट, दूसरा आपको याद रखना है कि कौन कौन से प्रोटीन, फैट या फिर वाटर, उनमें से कौन सा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है ड्राई वेट वाला, एंड नंबर 4 आपका आ जाता है अर्थ क्रस्ट वाला। अर्थ क्रस्ट मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, तो याद रखना जहाँ पर हम रहते हैं उसको अर्थ क्रस्ट बोला जाता है, यानी कि ज़मीन की परत को, पृथ्वी की सतह को आपका अर्थ क्रस्ट बोला जाता है। और जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको याद रखना, सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, देन सिलिकॉन पाया जाता है, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, ठीक है। तो अभी इससे एक क्वेश्चन उठता है कि जब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट पर रह रहे हैं, तो हमारा जो शरीर होना चाहिए था उसमें यही सबसे ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए थी। हमारे अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए था, सिलिकॉन होना चाहिए था,
ठीक है, जबकि जो हमारी बॉडी है वो कार्बन रिलेटेड है, जबकि जो आपका अर्थ क्रस्ट है उस पर सिलिकॉन ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि जो हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूट है, आपने देखा होगा फ्रेश बॉडी का भी और ड्राई बॉडी वेट का भी, तो जो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई वो पानी में हुई। ठीक है, एक्वाटिक लाइफ बनी सबसे पहले, और एक्वाटिक से ही आपका धीरे 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 करके वो पृथ्वी की सतह पर आए। जैसे हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो याद रखना, जो हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट यानी कि जो जल है उसके जैसा है, ना कि हमारा अर्थ क्रस्ट की तरह। ठीक है, तो जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब हम इसे और अच्छे से देखेंगे, बट आप इसको याद रख लेना है। इसका भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आप 6 तक आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आपके पास चार्ट होगा। एक तो आपको फ्रेश बॉडी वेट का, प्रोटीन और फैट वाला। ठीक है, तीसरा आपका हो गया ड्राई वेट वाला, एंड नंबर 4 हो गया आपका अर्थ क्रस्ट वाला। ठीक है, इनका जो आपने एक जो भी शॉर्ट नोट बनाओगे डायरी में, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटता क्रम और बढ़ता क्रम लिख लेना, क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, CSIR नेट का तो फेवरेट होता है ये, कि वो यहाँ से पूछता है आपका। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और देख लेते हैं और थोड़ा और कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एटम ही क्या होता है। तो एटम जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स की यूनिट होती है। ठीक है, एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस और कंपाउंड। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। जो एटम के अंदर होता है उसको न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, जो एटम के अंदर होता है उसे न्यूक्लियस बोल देते हैं, और न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, जबकि इसके चारों ओर आप जो रिंग देख रहे हो इनको इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। याद रखना, यहाँ पर हमें कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, हमें कोई केमिस्ट्री के डिटेल में नहीं जाना, हमें जितना बायोकेमिस्ट्री में ज़रूरत है हमें केवल उतनी ही केमिस्ट्री हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो याद रखना, जो एटम होता है, एटम के बीच का जो भाग होता है उसको न्यूक्लियस बोल देते हैं। न्यूक्लियस में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक को बोल देते हैं प्रोटॉन, दूसरे को बोल देते हैं न्यूट्रॉन। जो आपका प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि जो इसके राउंड आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज होता है। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है कि आप मुझे बताओगे इनका इलेक्ट्रॉनिक मास कितना होता है, इन पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, क्योंकि आप ये पढ़ते हुए आ रहे हो। नहीं पता तो गूगल पर जाकर के एक बार सर्च करना और कमेंट में आकर ज़रूर मुझे बताना कि कितना होता है। अगर आप डेडिकेटेड हो अपने CSIR नेट के लिए तो आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये कमेंट में बताना पड़ेगा कि इसका मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, या फिर आपका इन पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है। तो जब कभी भी आपके जो केमिकल होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे बनाते हैं। ठीक है, याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड बनाता है, जबकि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं करता। बॉन्ड बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आगे देखेंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे आराम से। ठीक है, तो जैसे ये कार्बन है, अब इसको समझो और थोड़ा सा। जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन पर जो प्रोटॉन होंगे वो 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे, और उस पर 6 ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यानी कि इस कार्बन में आपके 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, इसको डायरी में नोट कर लेना। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। जबकि जो आपका एटॉमिक मास होता है, याद रखना, जो आपका एटॉमिक मास वो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ होता है आपका एटॉमिक मास। तो आपको इस बात को नहीं भूलना है। याद रखना, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है तो वो नीचे की साइड में लिखा जाता है, जैसे C6, तो 6 इसके नीचे आएगा। जबकि जो इसका एटॉमिक मास होता है C12, तो 12 इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपको इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देख लेते हैं।
तो ये भी आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है। बीच में आपको न्यूक्लियस चमक रहा होगा, न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन चमक रहे होंगे। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज रखता है जबकि न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल चार्ज रखता है। या आपको राउंड राउंड में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखता है और ये इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं कि हमारा आइसोटोप किसको बोलते हैं। आइसोटोप इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप में यहाँ पर आप पी से याद रखना प्रोटॉन, यानी कि आपका ऐसा एटम जिसमें आपके यानी कि आपके प्रोटॉन नंबर सेम होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका आइसोटोप होता है उसमें प्रोटॉन नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू न्यूट्रॉन। देख लेते हैं, एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप्स। कहने का मतलब क्या है, डोंट वैरी अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ठीक है, एक एक लाइन का है। मैं आपको बाद में जो है जब मैं इसके समझ पढ़ाऊँगा तब आपको याद आ जाएगा। तो आइसोटोप क्या होता है, यहाँ पर देखो इस एग्जाम्पल से समझो कि ये हाइड्रोजन की 3 फॉर्म है। अगर हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन का मास 1 होगा तो उसे प्रोटियम बोलेंगे। हाइड्रोजन का मास अगर 2 होगा तो उसे ड्यूटेरियम बोलेंगे। हाइड्रोजन का मास अगर 3 होगा तो उसे ट्राइटियम बोलेंगे। इस हाइड्रोजन में जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। याद रखना, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 1 होती है, ये आपको 1 चमक रहा होगा, इस पर कोई आपका न्यूट्रॉन नहीं है। और इस हाइड्रोजन में आपकी न्यूट्रॉन की संख्या 3 होती है। यानी कि आप देख रहे हो कि डिफरेंस किस में आ रहा है आपका, न्यूट्रॉन्स के नंबर में, जबकि आपका प्रोटॉन सेम है, ठीक है। यानी इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 ही है बट आपको डिफरेंस नजर आएगा न्यूट्रॉन में। और जब न्यूट्रॉन में डिफरेंस नज़र आ रहा है तो जो आपका एटॉमिक मास होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, आपका एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन, ठीक है। इन दो से यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के आपका एटॉमिक मास बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा डिफरेंट इसका मास आ रहा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो आप ये बात याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आइसोटोप समझ में आया होगा। आइसो मतलब सेम, टॉप, यहाँ पर टॉप में आपको P याद रखना है, यानी कि प्रोटॉन नंबर सेम होंगे, ठीक है। यानी कि सेम कौन है यहाँ पर, प्रोटॉन नंबर, जबकि न्यूट्रॉन यहाँ पर आपके डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रख सकते हो। इसके बाद आप एक और इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा होगा। कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 6 है, जबकि जो इसका एटॉमिक मास है वो आपको डिफरेंट चमक रहा होगा। इसका 12 है, इसका आपका 14 है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंट जो आपका इसको मास चमक रहा है इसको बोलते हैं आपका आइसोटोप, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आइसोबार। आइसो का मतलब सेम होता है, आइसो का मतलब होता है आपका सेम, ठीक है। और बार से आप यहाँ पर याद रख सकते हो बेट, बी फॉर बेट। आप मतलब वैसा तो उसमें W आता है बट यहाँ पर बेट याद रख सकते हो, यानी कि इस सेम बेट, और सेम वेट मतलब मास की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कि इसका मास समान रहेगा, जबकि इसमें जो प्रोटॉन होंगे वे डिफरेंट नंबर के होने वाले हैं। तो देखते हैं कि आइसोबार आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर। तो याद रखना सेम मास नंबर होता है जबकि डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन नंबर उसमें डिफरेंट होता है। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर 1814, 1914, 2014, यानी कि आपको एटॉमिक जो मास है वो सेम चमक रहा होगा जबकि जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट चमक रहा है, ठीक है। तो आप इसको आइसोबार को याद रखना। बेसिकली आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाता, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री उतना इनफ है, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई कोर में नहीं जाना या फिर आपको कहीं और जगह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ और डीप पूछ लिया जाएगा। जितना डीप पूछने वाली बात है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हो। इसके बाद आपका आइसोटोन आता है। आइसो का मतलब वही होता है आपका, आइसो मतलब सेम, टोन में यहाँ पर आपको N याद रखना है, N से न्यूट्रॉन यानी कि आपके न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी। देख लेते हैं, एनी ऑफ 2 or more species of atom or nuclei that have the same number of neutron। जहाँ पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाया जाता है उसको बोलते हैं आइसोटोन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक C614 यानी कार्बन 14 और आपका नाइट्रोजन 15 है, ठीक है।
ये दोनों ही क्या है, ये दोनों आपकी रेडिएशन फॉर्म है। ठीक है, बात करेंगे रेडिएशन क्या होता है। तो जो आपका मास होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ पर आपके प्रोटॉन की संख्या 6 दे रखी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 14 में से 6 गए, बचते हैं आपके 8। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8। जबकि इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो प्रोटॉन की संख्या दे रखी है वो 7 दे रखी है, जबकि इसमें जो एटॉमिक मास दिखा रहा है 15, यानी कि 15 में से 7 गए तो बचता है आपका 8। तो यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन की संख्या समान हो रही है, सेम हो रही है, इसलिए इसको बोला गया आइसोटोन। ठीक है, एक बार इसे डिटेल में देख लेते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो 3 होते हैं आपके, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। आप क्वालिटी थोड़ी अपनी इंक्रीज कर लेना अगर आपको ये टेबल नहीं चमक रही है तो आइसोटोप में आपको इस पी का ध्यान रखना है। पी मतलब आपका प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर सेम होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होगा। इस आइसोबार में बी याद रखना, बी फॉर वेट, यानी कि आपका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा। इस आइसोटोन में आपको एन याद रखना है, यानी कि आपका न्यूट्रॉन्स नंबर सेम होगा। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, इतना डीप में ऑप्शन नहीं पूछा जाता है। अब एक बात आती है कि एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना, जैसे कि इस कार्बन के जितने भी आइसोटोप हैं, चाहे C12 हो, C13 हो, C14 हो, तो उन सबको मिला करके, उन सबका एटॉमिक मास निकाल करके उन्हें जोड़ करके जो उसका फिर रेशो आता है उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। नहीं समझे, दोबारा समझो कि एटॉमिक वेट इज़ द वेट एवरेज, याद रखना, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल नेचुरल आइसोटोप एन एलिमेंट। ठीक है, यानी कि आपका जो एटॉमिक मास का जो एवरेज आता है वो क्या होता है, वो एटॉमिक वेट होता है, जबकि आपका एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ए सिंगल एटम। दोबारा समझो कि आपका जो एटम होता है उसके जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के आपका एटॉमिक मास बनाते हैं, जबकि जो आपका एटॉमिक वेट होता है वो आपका जो जितने भी आपके जैसे कि किसी भी एटम के आइसोटोप होते हैं, जैसे कार्बन के कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12, तो ये आपके आइसोटोप हैं। ठीक है, अब इन सबको क्या करा, इन सबको एवरेज ले लिया, एवरेज मास ले लिया, एवरेज मास जो आपका आता है उसको बोल देते हैं एटॉमिक वेट। तो आप इस बात को याद रखना। ठीक है, इसी के बाद गाइज ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट आपकी केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो अपना ध्यान रखें गाइज, और कोरोना फैल रहा है तो जब भी घर से बाहर निकले मास्क ज़रूर लगाएं। और अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक ज़रूर दे देना, क्योंकि लाइक से जो है हमारी थोड़ा हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी के साथ साथ टाटा एंड बाय बाय।